विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ क्लासेज वीडियोज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले क्लास में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, अध्ययन वस्तु क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नए विषय से जुड़ना होता है और अधिकांश विद्यार्थी यहाँ नया विषय चुनते हैं, इसीलिए राजनीति विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या विषय प्रवेश के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर करना चाहेंगे। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है, राजनीति विज्ञान को परिभाषित कैसे किया जा सकता है और राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में इतिहास क्या है। यद्यपि राजनीति विज्ञान दो विचारधाराओं को लेकर के राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया जाता है। पश्चिमी दृष्टिकोण से या पश्चिमी विचारधारा के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान और एक भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय विचारधारा से राजनीति विज्ञान। वर्तमान में हम जिस राजनीति विज्ञान की बात करते हैं या जिस राज्य विज्ञान की चर्चा हम यहाँ करेंगे या जो हमारा जो सिलेबस है वो मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पर आधारित हैं। दो धाराएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इसकी दो धाराएं मुख्य रूप से मानी जा सकती हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारधारा और दूसरा भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन या भारतीय राजनीतिक विचारधारा। वर्तमान में हम जिस राजविज्ञान विषय की बात करते हैं मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पर आधारित हैं या उसी की बात हम करते हैं। इससे दिगर अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की अपेक्षा बहुत पुराना है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का मुख्य इतिहास करीब 2500 साल या 2700 साल के आसपास का इतिहास है, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है वो कई हजार वर्ष पहले का है, कई हजार वर्ष पहले का है। भारत के मुख्य जो ग्रंथ हैं या जो वैदिक जो युग हैं, वेद जो है, यहाँ पर राजनीतिक चिंतन की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है। इनके बाद में स्मृति काल में भी जो है राजनीतिक चिंतन की एक बहुत सुदृढ़ और स्पष्ट परंपरा दिखाई देती है। वेद का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया जा सका है, केवल कयास हैं और अति प्राचीन या यूँ कहा जाता है कि वेद शाश्वत ग्रंथ हैं और ये सृष्टि के आरंभ और अंत में नष्ट नहीं होते हैं, नश्वर प्रकृति का ज्ञान है। तो यहाँ हम कोई सीमा रेखा नहीं बता सकते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की। इसके बाद स्मृति काल में, पुराण काल में भी स्पष्ट रूप से राजनीतिक चिंतन की एक बहुत सुव्यवस्थित परंपरा भारत में दिखाई देती है। उसके बाद महाकाव्य काल में भी भारत में राजनीतिक चिंतन की एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित परंपरा दिखाई देती है। चक्रवर्ती सम्राटों की अवधारणा है, आदर्श राजाओं की अवधारणा है, मनुस्मृति का भी उदाहरण लिया जा सकता है। महाकाव्य काल की जब हम बात करें तो रामायण काल की बात भी की जा सकती है। रामायण काल, उसके बाद में अगर बात की जाए तो महाभारत काल,
महाभारत का जो समय है हिंदू कालगणना के अनुसार करीब 5127 वर्षों का माना गया है। तो यूँ कहें कि ये सारी चीज़ें इससे भी अति प्राचीन हैं और इनका जो क्रम है वो इस रूप में हम मान सकते हैं। तो जब महाभारत की अगर हम बात करें तो एक व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन है और इतिहास का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्व में संभवतः इसका कोई सानी नहीं रखता है। जैसे राज्य की व्यवस्था इसमें बताई गई है, राजा का उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है, राजा के अधिकार क्या है, प्रजा के क्या स्थितियां हैं, सब कुछ विशद विवरण जो हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से महाभारत काल में। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो भारत के कई उच्च कोटि के जो प्राचीन विचारक हैं, आचार्य कौटिल्य की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। आचार्य कौटिल्य, आचार्य शुक्र, याज्ञवल्क्य, महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो इनके ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति हैं, शुक्र नीतिसार हैं, आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र हैं। तो भारत की जो राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से अति प्राचीन है, ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये समझने का है। जबकि करीब पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास 2500 से 2700 साल अधिकतम जो है इससे पुराना नहीं है, जबकि हमारे यहाँ हजारों हजार साल पुराना राजनीतिक चिंतन है। तो राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक जो विषय हम कह रहे हैं या राजनीतिक विज्ञान जो विषय कह रहे हैं, इसकी दो धाराएं हमें समझना है। एक पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, दूसरा भारतीय राजनीतिक चिंतन है। तो काल गणना की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकली भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिम के राजनीतिक चिंतन से अति प्राचीन है और ये केवल कपोल कल्पित नहीं है, इसके बारे में हमारे पास लिखित प्रामाणिक ग्रंथ और शास्त्र उपलब्ध हैं। और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जहाँ तक सवाल है वो करीब 2500 साल 2700 साल पुराना राजनीतिक इतिहास है, इससे पुराना उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। ये अब प्रश्न ये है कि इस विषय को राजनीति विज्ञान विषय का स्वरूप कब, कैसे और किस रूप में प्राप्त हुआ, ये भी इसका ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसके बारे में भी हमें कुछ जानना चाहिए, जानने की आवश्यकता है। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि ज्ञान अपने आप में विभाजित नहीं है, ज्ञान अपने आप में विभाजित नहीं है, ज्ञान अपने आप में एक समग्र पुंज है और समग्र पुंज में से अब जो ज्ञान की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग नहीं है, टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। उस समग्र पुंज में से जैसे कि एक बड़े गट्ठर में से हम अपनी आवश्यकता की जो वस्तु ले सकते हैं, उतना जितनी आवश्यकता हो उतना ही ज्ञान के बारे में भी कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप से हमारे ग्रंथों में वर्णित है। ज्ञान महापुंज है और ज्ञान असीमित है और मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो उस असीमित ज्ञान पुंज को समाहित करने का नहीं है। मनुष्य इसके कारण बहुत सारे हैं। एक, मनुष्य की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वह संपूर्ण ज्ञान पुंज को आत्मसात कर सके। दूसरा, उसके पास इतना समय नहीं है। तीसरा, वह इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है। जो वस्तु उसके काम की है, जो उसके इंटरेस्ट की है, जो ज्ञान उसका उपयोगी है, जिसके लिए उसी को वह ग्रहण करना चाहता है, उसी के बारे में वह समझना चाहता है। तो हमने अपनी सामर्थ्य, अपनी आवश्यकता, अपनी कैपेसिटी, अपनी इच्छा के अनुसार उस महाज्ञान पुंज में से उसके कुछ खंड निकाल लिए हैं और वो खंड जो हैं वही अलग अलग विषयों के रूप में हमारे पास में मौजूद हैं। चाहे हम ज्ञान के उस महापुंज में से अपनी आवश्यकता की बात अगर करें तो भौतिक विज्ञानों में कुछ ले लिया गया,
समाज विज्ञानों में कुछ ले लिया गया। इसी प्रकार समाज विज्ञान श्रेणी में हमारे जो विषय हैं, मानविकी के जो विषय हैं, इतिहास हैं, भूगोल हैं, मानव शास्त्र हैं, समाज शास्त्र हैं, आपका राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र हैं, ये जो मानविकी समूह के जो विषय हैं उन अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति ने इनका विकास करने का प्रयास किया, उनमें अपना इंटरेस्ट रखने का प्रयास किया। चूँकि राजनीति विज्ञान कब से हैं, राज्य कब से हैं, इसके बारे में हम कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते हैं या इतिहास में आज तक बताई नहीं जा सकी है, क्योंकि जब से मानव समाज रहा है, नियम कानूनों की जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है उसी से आगे चल के राज्य का निर्माण हुआ है, जो हमारे राजनीति विज्ञान की मूलभूत विषय वस्तु है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज्य का निर्माण कब हुआ, इसकी भी हम कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि राजनीति विज्ञान उद्भूत कब हुआ, राजनीति विज्ञान अस्तित्व में कब आया, यहाँ भी हमें पुनः इसी रूप में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब प्राचीन ग्रंथों की हम बात करें, ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान आज कोई 20वीं 21वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ नया विषय है और अभी से राज्य अस्तित्व में आ गया और अभी से हमने राजनीति विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ कर दिया या राजनीतिक शोध होने प्रारंभ हो गए, ऐसा नहीं है। अनंत समय से ये चल रहा है, लेकिन एक पृथक अनुशासन के रूप में इसको मान्यता बहुत थोड़े समय पहले मिली है, जबकि अन्य विषयों को बहुत पुराने समय से मान्यता मिली हुई है। तो हमारे विषय की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, अब प्राचीन समय में हम देखें, अगर स्मृति काल की बात करें तो मुख्यतः इसको धर्मशास्त्र के साथ मिला के पढ़ाने की बात थी, विधि शास्त्र के साथ मिला के पढ़ाने की बात थी, इतिहास में भी था, नैतिक शास्त्र में भी था, यहाँ तक कि हमारे दर्शन शास्त्र के साथ भी राजनीति विज्ञान मिला हुआ था। और उनकी धीरे धीरे विकास क्रम में चलते चलते पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अनुसार, यहाँ पर हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार नहीं, क्योंकि भारत में तो राजनीति विज्ञान स्पष्ट रूप से अनादिकाल से एक व्यवस्थित विषय था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम उस बात पे न जाकर के पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की ही बात यहाँ पर करते हैं। ये हमारी अलग व्यवस्था, अलग मजबूरी का विषय है। उस कारण से पश्चिमी राजनीतिक दर्शन या पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार करीब 16वीं शताब्दी में आकर के राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन या स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त होना प्रारंभ होती है। अब इससे पहले अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में उदय हो चुका था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पश्चिमी दर्शन में भी जब हम इतिहास 2700 साल 2500 साल पुराना मानते हैं, तो भी वहाँ स्पष्ट और पृथक विषय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त नहीं रही। करीब 16वीं शताब्दी में आकर के जो है राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र और स्पष्ट अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और तब से लगा करके अब तक इसका निरंतर जो है विकास चलता रहा है। और आज जो स्थितियां हम इसकी देख रहे हैं वो उस विकास की जो धारा है, विकास का जो क्रम है, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐतिहासिक रूप से राजनीति विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है। ये पश्चिमी चिंतन की बात है। भारतीय चिंतन में पृथक है, क्योंकि भारतीय चिंतन में तो बहुत पहले से ही राजनीति विज्ञान को, राज्य को, राजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, और उनके बहुत सारे, जैसे कि आचार्य कौटिल्य ने भी कहा है, आचार्य मनु ने भी कहा है कि राजा स्वयं दंड के अधीन होता है। दंड का अर्थ यहाँ पर कानून है, तो अर्थात राजा स्वतंत्र नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात प्राचीन समय से स्थापित थी। अर्थात राजनीति विज्ञान का जो मूल विषय आज हम कहते हैं राज्य हैं, या राज्य में शासन की वर्तमान की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, वो भी यही कह रही है कि शासक वर्ग की इच्छा का शासन नहीं होगा, बल्कि शासन कानून का होगा, जिसे आज एक नए विचार के रूप में, रूल ऑफ लॉ के रूप में हम कहते हैं, उसको समझाते हैं, विधि शासन की अवधारणा के रूप में समझाते हैं। पश्चिमी दर्शन प्रोफेसर ऑस्टिन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के जनक पश्चिमी दर्शन में माने जाते हैं। बहुत पुराना नहीं है, भारत के संदर्भ के दृष्टिकोण से बहुत नया दर्शन वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का है, जबकि हमारे यहाँ तो आचार्य मनु ने हजारों साल पहले ये तथ्य स्थापित कर दिया था कि राजा स्वयं दंड के अधीन है, अर्थात दंड से अर्थ उनका देवीय कानून से है। राजा को भी नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा, वह
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। तो इन बातों की तुलना करके हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में तो ये जो सिद्धांत पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा अब लेकर के आई है वह हजारों हजार साल पहले से स्थापित थे, लेकिन भारतीय दर्शन की बात न मान करके पश्चिमी विचारधारा के अनुसार आज हम जो राजनीतिक चिंतन का इतिहास यहाँ पर पढ़ेंगे या जो आपका सिलेबस भी आगे हम करेंगे उसमें मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का ही जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा जो विषय हमारे पास में आता है वो है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित कैसे किया जाए। राजनीति विज्ञान है क्या, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, ये बहुत ही एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने है और हमें ये समझना है कि राजनीति विज्ञान को एक यूनिवर्सली डेफिनेशन दिया जाना आज तक संभव नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक या आगे भविष्य के लिए कोई एक परिभाषा हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हम भौतिक विज्ञानों के लिए कहते हैं कि वो जो वर्गीकृत होते हैं या जिसमें पर्यवेक्षण करने की क्षमता है, जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है, परिणाम की घोषणा की जा सकती हैं या उस अनुप्रयुक्त ज्ञान को प्रयोग में लाया जा सकता है। जो आप प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं उसको दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर ऐसा विषय है तो वो विज्ञान है। अब इस परिभाषा को अनादिकाल से वर्तमान में भी और आगे भी चलाया जाना संभव है। यूँ कहें कि यूनिवर्सली डिफाइन किया गया है प्योर साइंसेज को, लेकिन हमारा राजनीति विज्ञान चूँकि मानवीय प्रकार का विषय है, विज्ञान तो हम इसके साथ में लगा रहे हैं लेकिन प्योर साइंसेज की भांति ये विज्ञान नहीं है और इस कारण से यूनिवर्सली डेफिनेशन इसका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के मूल में मनुष्य हैं। राजनीति विज्ञान का सीधा और सबसे बड़ा संबंध राज्य से है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। राज्य का अब यहाँ प्रश्न ये है कि राज्य क्या है। थोड़ा सा परिभाषा में जाने से पहले राज्य की बात हम करना चाहेंगे। तो राज्य की परिभाषा तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है, लेकिन एक बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सारगर्भित परिभाषा एक पश्चिमी विचारक प्रोफेसर गार्नर ने दिया। प्रोफेसर गार्नर, और गार्नर की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राज्य एक ऐसी इकाई है, राज्य एक ऐसा यूनिट है जिसमें जनसंख्या हो, जिसका अपना भूभाग हो और जिसका अपना एक राजनीतिक तंत्र हो। अर्थात प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राज्य एक ऐसी इकाई है जिसका अपना भूभाग पर मनुष्यों की, मानवों की एक जनसंख्या निवास करती हो और उनका एक शासन तंत्र हो, उनकी एक राजनीतिक व्यवस्था हो, तो वह इकाई राज्य कहलाएगी। अर्थात गार्नर की परिभाषा के अनुसार राज्य होने की 3 आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला है उसका लैंडस्केप होना चाहिए, उसका लैंडस्केप हो, भूभाग हो। दूसरा उसका पॉपुलेशन होना चाहिए और तीसरा उसका एक पॉलिटी सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटी सिस्टम होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें किसी इकाई में मौजूद हैं तो वह राज्य हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर। अब इनमें हम देखेंगे कि पॉलिटी सिस्टम भी कब होगा, जब पॉपुलेशन होगा। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो पॉलिटी सिस्टम किस पर अप्लाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लैंडस्केप का महत्व भी जब है जब पॉपुलेशन होगा। अगर जन शून्य प्रदेश हैं तो हम उसे राज्य नहीं बना सकते हैं, हम उसे राज्य नहीं कह सकते हैं। जन शून्य जो अपने ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, ध्रुवीय रीजन है, ध्रुवीय जो महाद्वीप हैं, जन शून्य हैं, वहाँ पर हम उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। अर्थात राज्य होने की प्राथमिक आवश्यकता उस पर मानव समुदाय का निवास होना आवश्यक है। अब तब राज्य का निर्माण मूलभूत रूप से पॉपुलेशन से होता है। अब राज्य के साथ में एक जुड़ा हुआ शब्द है सरकार। हालांकि हम दोनों को समान मान लेते हैं, लेकिन राज्य पृथक हैं और सरकार पृथक है। राज्य का अस्तित्व अलग है, सरकार का अस्तित्व अलग है। यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व नहीं है, सरकार के बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है, तथापि दोनों पृथक हैं। तो सरकार का निर्माण भी व्यक्तियों से होगा, पॉपुलेशन से होगा, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, अधिनायकवाद हो, लोकतंत्र हो, मोनार्की हो या शासन का अन्य कोई भी प्रकार मौजूद क्यों नहीं हो, एलिट ग्रुप का शासन हो, कुछ भी हो,
क्यों? जब तक उसमें शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं वो पॉपुलेशन ही होगी, जनसंख्या ही होगी, उसके नागरिक ही होंगे, तो उनके बिना न तो सरकार बनेगी न राज्य बनेगा। तो यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु जो राज्य हैं, जो सरकार हैं, इन दोनों का भी मूल मनुष्य हैं, नागरिक हैं। अगर नागरिक जनसंख्या नहीं होंगी, नागरिक समुदाय नहीं होगा तो राज्य का संगठन नहीं किया जा सकता है, सरकार का संगठन नहीं किया जा सकता है। तो परिभाषा करने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि राज्य के मूल में जो है नागरिक हैं, जनसंख्या है, उसकी नागरिक जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण है। अब पुनः परिभाषा पे हम आते हैं, इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। हमने ये कहा कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आज तक नहीं दिया जा सका है, क्योंकि समय के अनुसार इसका डेफिनेशन बदलता रहा है। क्यों बदलता रहा है? बदलने का एक सबसे बड़ा कारण हमने आपको बताया कि इसके मूल में मनुष्य हैं, और ये हम जानते हैं कि मनुष्य का विचार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। 1000 साल तक के लिए, 100 पीढ़ियों के लिए व्यक्ति का विचार स्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। आज जो सिद्धांत, जो बात सही मानी जाती हैं, संभव है कि आने वाले 50 साल, 30 साल, 100 साल बाद उसको पूर्णतः नकार दिया जाएगा, क्योंकि मानविकी से जुड़ा होने के कारण, मनुष्य से जुड़ा होने के कारण इसका बदलना संभव है, क्योंकि इसमें इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिजिड नहीं कहा जा सकता है। प्योर साइंसेज का सब्जेक्ट मैटर पदार्थ होता है, और पदार्थ में परिवर्तन सामान्यतः नहीं होते हैं। अगर हम एक प्रयोग दोहराएं, एक वस्तु जो समान वजन की है, उस वस्तु को समान बल लगाकर समान दिशा में अगर फेंका जाए तो वह समान दूरी तय करेंगी। इस प्रयोग को हम चाहे जहां करके देखें, जयपुर में करें, दिल्ली में करें, फ्रांस में करें, लंदन में करें, यूएसए में करें, उसमें कोई अंतर नहीं आ जाएगा। हाँ, बहुत माइन्यूटली अगर हम इसको ले जाएं तो इक्वेटर रीजन पर, पोलर रीजन पर, परिधीय क्षेत्र में ज़रूर इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर और पोलर रीजन पर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो माइन्यूट बात है। सामान्यतः पूरी पृथ्वी पर इस प्रयोग में कोई अंतर नहीं आ जाएगा। लेकिन वह मनुष्य जो एक समय जयपुर में स्थित है, किसी समय दिल्ली में है, किसी समय लंदन में है, किसी समय पेरिस में है, किसी समय न्यूयॉर्क में है, तो सभी समयों पर सभी बातों के बारे में उसके सभी विचार एक समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के विचारों पर बहुत सारी परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं। भौतिक परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं, आर्थिक परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं, शारीरिक परिस्थितियां, उसकी विचारधाराएं, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, उसका आस पड़ोस, उसका जो बैकग्राउंड, उसके फैमिली, उसके मित्र, सब के विचारों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो वह हमेशा से एक स्थिर विचार वाला नहीं रह सकता है, और यही कारण है कि मनुष्य चूंकि राजनीति विज्ञान का मूल है और उसके विचार स्थिर नहीं है, इसीलिए आने वाले समयों में दूसरे विचार या दूसरे सिद्धांतों को नकारना, दूसरे सिद्धांतों को स्थापित करना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है, और मानविकी से जुड़ा विषय होने के कारण हमारे इस विषय की एक यूनिवर्सल परिभाषा भी किया जाना संभव नहीं है। नेक्स्ट जो परिभाषा है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।